Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo. We are starting with the second lecture of dual nature of matter and radiation. In the first lecture हमने already 7 points discuss कर लिए थे and आज हम topic number 8 पे है. अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट वीडियो देखो, क्योंकि उसी में मैंने सारे फंडामेंटल्स क्लियर किए हैं एंड मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया है. आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझेंगे. जैसा कि आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक मैसेज दिया था. वो मैसेज क्या था कि इस चैप्टर में हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स देखना चाहते हैं. क्यों? स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए कि आगे जाके अगर उनको इंटरेस्ट कि ऐसा ही क्यों होता है, अगर आपको जानना है तो आगे जाके आप क्वांटम फिजिक्स में जब फिजिक्स में बीएससी करोगे तो आप जान सकते हो. तो मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा, 6 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा. पहले ही बता दो कि एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स का सीक्वेंस इस टॉपिक में बहुत ही गंदा है एंड इसी रीजन की वजह से बच्चों को समझ नहीं आता है. तो मैं आपको जिस सीक्वेंस में फील कराऊंगा, आप तो मेरे साथ साथ एक स्टोरी फॉर्मेट में मजा ले लेके फील कर करके उसको समझो. 6 पॉइंट्स मैं आपके दिमाग में ऐसे फिट कर दूंगा. उसके बाद जब मैं आपको एनसीईआरटी में ये सेम चीज किस किस टॉपिक के अंदर कैसे कैसे गिवन है समझाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से फील आ जाएगा. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो डायग्राम है, जो डिस्चार्ज ट्यूब में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था कि एमिटर प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आके गिर रहे थे, आप ऑलरेडी फैमिलियर हो इस डायग्राम से. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक एमिटर प्लेट था, एक कलेक्टर प्लेट था एंड एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करेंगे. याद है? कम्यूटेटर से हम दो प्लेट्स के बीच का पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं. ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था. अच्छा, यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा है? यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने 3 फैक्टर्स बताए हैं जो एक्सपेरिमेंट के दौरान आप वैरी कर सकते हो. देखिए, यू आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट. आपके सामने तो डिस्चार्ज ट्यूब है. अब आप क्या करोगे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन विल फॉल ऑन द एमिटर प्लेट. एमिटर प्लेट से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे एंड ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट की तरफ एक्सीलरेट होंगे या फिर रिटार्ड होंगे. वो तो डिपेंड करेगा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई किया है. अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में कौन से फैक्टर्स को आप बाहर से वैरी कर सकते हो? पहला फैक्टर है इंटेंसिटी. भैया, इंटेंसिटी अपने कंट्रोल में कैसे है? अच्छा, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. मैंने आपको समझाया था. एंड टोटल एनर्जी को लिखा जा सकता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन. ये सब हमने फील किया है. इंटेंसिटी कैसे मेरे हाथ में है? देखिए, जो लाइट आप इंसिडेंट करोगे उस लाइट का कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा. अब इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी. बट जैसा कि मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में उन्होंने क्या माना है, एक एरर है. एनसीईआरटी में ना एरर एक्चुअली नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोर्स फिक्स कर दिया. अब आप बताओ, अगर सोर्स मैंने फिक्स कर दिया है, मतलब जब मैं इंटेंसिटी को वैरी करूंगा ना, मैं सोर्स ऑफ लाइट, जिस सोर्स से लाइट आ रहा है उस सोर्स को फिक्स रखूंगा. अगर सोर्स फिक्स्ड है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है. प्लीज ये याद रखना. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जब वो इंटेंसिटी वेरी करेगा वो लाइट का सोर्स को चेंज नहीं करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखेगा. मतलब इंटेंसिटी विल ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स. इसका मतलब आज के बाद से अब मन में एक चीज फिक्स कर लो. अगर मैंने बोला इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने का रीजन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हुआ. एक बार आपको फिर से रिकॉल कराता हूं. इंटेंसिटी इज टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. And what is total energy? Number of photons into energy of one photon. And energy of one photon तो h into nu है, a into t. So intensity तो actually में, reality में number of photons and frequency दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. But इस चैप्टर में हम ये मानेंगे कि जब हम इंटेंसिटी को वैरी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? नंबर ऑफ फोटॉन्स की वजह से है. फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं? क्योंकि हमने सोर्स को फिक्स कर दिया. हमने सोर्स को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया. बता रहा हूं ये, ठीक है. फ्रीक्वेंसी को हम एफ या म्यू किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. सो वी विल वैरी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. वैरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स वैरिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट आर इंसिडेंट. अगर मैं ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट करूंगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगा. अगर मैं कम फोटॉन्स इंसिडेंट करूंगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगा. राइट? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये तो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है, बिल्कुल हमारे हाथ में है. आपके सामने आप खुद पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड कर सकते हो. बैटरी से 10 वोल्ट लगाओगे तो ज्यादा होगा, 20 वोल्ट लगाओगे तो और ज्यादा होगा, 30 वोल्ट. आप खुद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स को वैरी कर सकते हो. एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन को भी वैरी कर सकते हैं. ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा,
कम एनर्जेटिक फोटोन होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो मेंटल सीक्वेंस क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में कौन से फैक्टर्स को हम बाहर से वैरी करेंगे, इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी को वैरी करने का क्या मतलब है, क्या फ्रीक्वेंसी को वैरी करना, नहीं, इंटेंसिटी फॉर अ फिक्स सोर्स मैंने लिख दिया है, मतलब इंटेंसिटी को वैरी करूंगा। अगर मैं बोलूंगा कि इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दो तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर दोगे। ये समझो ना कि ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर रहे हो मेरे सामने, मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं एंड आप मेरे सामने एक्सपेरिमेंट करोगे। तो मैंने आपको कौन से 3 फैक्टर्स वैरी करने का लिबर्टी दिया है, परमिशन दिया है, इंटेंसिटी। अच्छा, मैंने पूछा कि आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दो तो क्या आप क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, क्या नहीं, आपको सोर्स ऑफ लाइट फिक्स रखना है, आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज कर दोगे। क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी परमिशन है आपके पास, बिल्कुल, पोटेंशियल डिफरेंस आप चेंज कर सकते हो, एंड फ्रीक्वेंसी। अब जो सेकंड पॉइंट आपके दिमाग में आपको फिट करना है, क्या 2 फैक्टर्स को आप साथ में चेंज करोगे, नहीं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में 2 फैक्टर्स को हम साथ में चेंज नहीं करेंगे, हम एक को चेंज करेंगे, दूसरे के ऊपर इफेक्ट देखेंगे। मतलब 2 फैक्टर्स को साथ में मतलब क्या, दीज आर द 3 फैक्टर्स दैट यू आर अलाउड टू चेंज, नाउ मैं अगर बोलूंगा इंटेंसिटी इंक्रीज करो ना, आपको बाय डिफॉल्ट ये 2 फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो मैं इंटेंसिटी के इंक्रीज की वजह से करंट के साथ क्या हुआ वो देखना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है तो हमें फोटो करंट या करंट ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। तो सिर्फ जब इंटेंसिटी को वैरी करेंगे बाकी 2 कांस्टेंट रहेंगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को वैरी करेंगे तो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, एंड अगर फ्रीक्वेंसी को वैरी करेंगे तो बाकी लोगों को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट नो 2 फैक्टर्स विल बी वेरीड साइमल्टेनियसली। आपको अगर एक फैक्टर को चेंज करोगे देन बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट यू कैन चेंज, एंड when you vary one factor, अगर एक फैक्टर को आप चेंज करोगे then others must be constant. So these are the factors that you can vary. Now एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं आपको कितने पॉइंट्स बताऊंगा, 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट के बहुत सारे सब पॉइंट्स हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो हम स्टडी करना चाहते हैं, यहाँ पे रोमन 1 एंड रोमन 2 है, एक काम करता हूँ मैं पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 ले लेता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज माय पॉइंट नंबर 1, क्या ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट देयर एग्जिस्ट्स अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक कम से कम फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है। किस बात के लिए भैया, below which no photoelectric effect takes place howsoever large the intensity is। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइंटिस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, हमने ये ऑब्टेन किया कि एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने लेक्चर 1 में भी समझा है। उस मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो जिंदगी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, हाउसएवर लार्ज द इंटेंसिटी इज। आप चाहे लाइट का इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा दो, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंटेंसिटी डिपेंडेंट प्रोसेस है या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रोसेस है? इट्स अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो दे वांट टू से कि देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिंदगी में नहीं होगा, आप चाहे जितना भी इंटेंस लाइट वो कर लो। आप सोच रहे हो कि भैया मैं तो एक हाईली इंटेंस लाइट मतलब इतना इंटेंस कि आप सोच नहीं सकते। अगर मैं हाईली इंटेंस लाइट बहुत टाइम तक देता रहूंगा तो क्या मेरे पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हराने के लिए? मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक मेटल सरफेस से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मैंने जो लाइट इंसिडेंट किया ना भैया, इतना इंटेंसिटी, इतना एनर्जी इंसिडेंट करा दिया, तो एक चिन्नू सा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा वो तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा, इंटेंसिटी या टोटल एनर्जी नहीं। पहले ही मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया है। दिस इज माय पॉइंट नंबर 1। नाउ सेकंड पॉइंट को समझना अच्छे से। कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स फिक्स्ड। तो मैंने किस किस को फिक्स कर दिया? मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों को फिक्स रखा सेकंड पॉइंट में। इसका मतलब भैया आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों फैक्टर्स को फिक्स रख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है मैं वैरी किसको करूंगा? इंटेंसिटी। मैं इंटेंसिटी को वैरी करना चाहता हूं। मैं अगर इंटेंसिटी को वैरी करना चाहता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन को तो फिक्स रहना पड़ेगा। अच्छा,
मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर लिया। अब मैं इंटेंसिटी को वैरी करके किसके ऊपर चेंज ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं? करंट के ऊपर। करंट के ऊपर मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अगर ज्यादा इंटेंस लाइट डालूंगा तो करंट ज्यादा मिलेगा या नहीं। प्लीज बी केयरफुल, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा वो तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा। मैं ये देखना चाह रहा हूं, मान लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। अब अगर ज्यादा इंटेंस लाइट आएगा तो ज्यादा करंट मिलेगा या कम करंट मिलेगा? करंट क्यों मिलेगा भैया? ये इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करके कलेक्टर प्लेट में पहुंचेंगे तो पूरे सर्किट में ये फ्लो करेंगे एंड मुझे करंट मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट वेदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस और नॉट। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा वो फ्रीक्वेंसी बताएगा। मान लेते एमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ज्यादा करंट मिलेगा एंड कम इलेक्ट्रॉन्स निकले तो कम करंट मिलेगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो करंट। ऐसा कैसे? ऐसा मैं आपको फील कराता हूं। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, सेकंड वाला पॉइंट एनसीईआरटी में कैसे की मैंने? पहली बात, एनसीईआरटी में इसको क्या लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का इफेक्ट ऑन फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एनीवेज, नाउ लेट्स फील यहां पे, इसको यहां पे फील करते हैं। अगर मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज किया, बी केयरफुल, जब मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज कर रहा हूं कौन से दो फैक्टर्स कांस्टेंट है मेरे मन में? फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स फिक्स्ड, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मतलब अगर मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, आप खुद बताओ, आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो इनडायरेक्टली मैंने किस चीज को इंक्रीज किया? फ्रीक्वेंसी। नहीं, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज किया। अच्छा, मतलब ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट आर इंसिडेंट, कितने फोटॉन्स आके इंसिडेंट हुए वो इंक्रीज हो गया। अच्छा, अगर ज्यादा फोटॉन्स आके इंसिडेंट हुए, आपको ये नहीं लगता कि फोटॉन्स तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा? जितने ज्यादा फोटॉन्स आके गिरेंगे, एक फोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा एंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। सो इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इंक्रीजेस, दैट implies number of electrons emitted also increases। एंड जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, क्या आपको नहीं लगता कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज फोटो करंट? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज बाय टाइम। चार्ज मतलब n इंटू ई बाई टाइम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा, क्या करंट उतना ज्यादा? बिल्कुल। सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीजेस, इसका मतलब आपका जो फोटो करंट है या फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज करता है। यही समझाया है कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। क्यों? ये रीजन मैंने आपको ऐसे समझाया। अगर आपको ये वर्ड्स में समझाना है तो आप ऐसे बोल सकते हो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, देन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इंक्रीजेस, दैट इंप्लाइज number of electrons emitted increases, and finally photo current increases. So I can say that photo current, जो photo current है, that is directly proportional to intensity। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक फैक्टर बनने से दूसरा फैक्टर बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये भी होता है कि अगर इंटेंसिटी डबल हो जाएगा, फोटो करंट भी डबल हो जाएगा। आपको बेसिक मैथ से पता होगा, अगर कोई भी दो रिलेशंस को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते। मान लेते कि एक फैक्टर को 4 गुना बढ़ाने से दूसरा फैक्टर सिर्फ 2 गुना बढ़ता है, तो आप इन दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़े दूसरा बढ़े, एक घटे दूसरा घटे एंड सेम प्रोपोर्शन में भी घटे। मतलब अगर मैंने इंटेंसिटी को डबल कर दिया, इनिशियल वैल्यू से डबल कर दिया, फोटो करंट भी कितना डबल, इंटेंसिटी को 5 गुना कर दिया, फोटो करंट भी 5 गुना, इंटेंसिटी को हाफ कर दिया, फोटो करंट भी हाफ, इंटेंसिटी को 1/3 कर दिया, फोटो करंट भी 1/3। सो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर पहले इतना नोट कर लो, कर लिया इतना नोट, एक ग्राफ प्लॉट करके दिखा दो, कर लिया 1 2 3, ये मिटा रहा हूं, यहाँ पे मिटा रहा हूं। अगर आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, बिटवीन किसके बिटवीन फोटो करंट
बिटवीन फोटो करंट एंड इंटेंसिटी। बहुत सिंपल भैया, कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ, क्योंकि फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है, तो जब इंटेंसिटी जीरो तब फोटो करंट भी जीरो। अगर कोई इंटेंसिटी नहीं होगा लाइट का, मतलब फोटॉन्स ही आके गिरे नहीं है, इंटेंसिटी कब जीरो हो सकता है? अगर नंबर ऑफ फोटॉन जीरो है तो फोटो करंट भी जीरो, एंड जब इंटेंसिटी इंक्रीज होगा फोटो करंट भी इंक्रीज होगा इन द सेम प्रोपोर्शनल, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आई होप ये फील आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट कीजिए, ये ग्राफ नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। पॉइंट नंबर 1 एंड 2 हमने अच्छे से समझ लिया। मेरे पीछे पॉइंट 3 के दो पार्ट्स है, एक पार्ट ए उसके अंदर दो सब पॉइंट्स एंड एक पार्ट बी उसके अंदर दो सब पॉइंट्स। आपको घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको फील कराऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो सेम डायग्राम फिर से मैंने कॉपी पेस्ट किया, एमिटर कलेक्टर। बट भैया आपने डायग्राम को तो कंप्लीट नहीं किया, आपने तो बैटरी नहीं लगाया। ये मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बैटरी आप मेरी मदद करेंगे लगाने के लिए। वो कैसे भैया? आप वीडियो में मेरे साथ साथ रेस्पॉन्ड करना, जैसा आप अपने मन में सोचेंगे मैं वैसा ही पोलैरिटी समझा दूंगा। लास्ट में हमने क्या समझा था सेकेंड पॉइंट में, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो चुके हैं एंड फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इतना तो हमने समझ लिया था। अब एक सिंपल सा पॉइंट पूछना चाहता हूं, जो एमिटर प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड सेम होगा? आप बोलेंगे भैया एमिटर प्लेट से तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, जितने ज्यादा फोटॉन्स गिराएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। बट सबका स्पीड सेम होगा क्या भैया? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर बहुत हाईली एनर्जेटिक फोटोन आके गिरेगा एंड इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस फोटोन से कंप्लीटली एनर्जी ले पाएंगे या कितनी एनर्जी लेंगे, एंड एमिट होने के बाद मेटल में अंदर ही इंटरनल कोलिजन्स की वजह से कितने लूज करेंगे, ये तो हमें नहीं पता। बट भैया एक बात तो बताओ, आप तो फोटोन का एनर्जी जो इंसिडेंट करा रहे हो वो तो फिक्स्ड है। आप बोल रहे हो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आके गिर रहा है, जी हाँ वो बिल्कुल फिक्स्ड है। बट मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं एंड मेरा दोस्त एक इलेक्ट्रॉन है, मैं तो एक बहुत ही स्टूडियस इलेक्ट्रॉन हूं, जितना एनर्जी आता है मैं अब्जॉर्ब करता हूं एंड चुपचाप निकल जाता हूं। बट सरफेस में तो कुछ ऐसे भी कंडीशंस हो सकते हैं एकदम क्वांटम लेवल में, अगर आप जूम करके देखो कि एक इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी लेके आजू बाजू थोड़ा बहुत कोलाइड करके फिर निकल रहा है, तो वो तो कुछ एनर्जी वेस्ट करके निकल रहा है, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, आपको याद रखना है कि द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में बहुत बार पूछा गया है। तो एमिटर प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे आफ्टर एमिशन, हम उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, क्या उनका स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी सेम है या डिफरेंट है? अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से एमिट हुए तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स सारे एमिट होने के बाद 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेंगे? बिल्कुल नहीं। शायद कुछ बहुत ही स्मॉल स्पीड से मूव करेगा, शायद कुछ ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। सो द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। इतना क्लियर हो गया? अच्छा भैया, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए एंड सबके स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक खुद ब खुद पहुंच पाएंगे? आप सोचिए, आप सपोज जयपुर से ट्रैवल करके दिल्ली जा रहे हो, 10 लोग आपके फैमिली मेंबर्स दिल्ली पहुंच गए, क्या दिल्ली पहुंचने के बाद सबका स्पीड एंड सबका एनर्जी सेम रहेगा? शायद आपके मम्मी पापा बोलेंगे यार आज तो बहुत ज्यादा जर्नी हो गया, आज तो हम नहीं घूमेंगे, डायरेक्ट होटल में जाकर रेस्ट करेंगे। पर शायद आप एंड आपके कजिन्स बहुत एनर्जेटिक, अभी तो पूरी रात बाकी है, हम तो पार्टी करने चलते हैं। तो सबका स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी तो सेम नहीं होगा। अगर सबका स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा तो एक पॉइंट से लेके, एयरपोर्ट से लेके, कुछ लोग सिर्फ होटल में जाके रुक जाएंगे, कुछ लोग होटल के आगे भी शायद कहीं डिनर करने चले जाएंगे, कुछ लोग डिनर के बाद भी शायद आफ्टर पार्टी करेंगे। सिमिलरली, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, सो डज नॉट ऑल ऑफ देम हैव द एबिलिटी टू रीच द कलेक्टर ऑन देयर ओन। सब कलेक्टर तक खुद नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि आपके मम्मी पापा डिनर प्लान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो तो बोले आज बहुत जर्नी हो गया, आज तो हम सिर्फ घर पे रेस्ट करना चाहते। इतना समझ में आ गया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही अपना खुद का एनर्जी यूज करके कलेक्टर तक पहुंचेंगे। शायद कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बाद बहुत ही कम एनर्जी है, वो थोड़ा आगे जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, मतलब उनका स्पीड 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो सब नहीं पहुंच पाएंगे। दिस इज माई पॉइंट नंबर 1। ओके, अब मैं चाहता हूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए वो सारे कलेक्टर तक पहुंचे, भैया
तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमें बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मैं तो डिस्चार्ज शिप के अंदर जाके फोर्स तो नहीं लगा सकता, तो फोर्स किससे लगाऊंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है तो किसी भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो देता है Q into E, बट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है Q into E with a vector sign. So अगर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं तो चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन सारे टुवर्ड्स राइट एक फोर्स एक्सपीरियंस करें। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स को मैं टुवर्ड्स राइट एक फोर्स देना चाहता हूं, कौन? मतलब मैं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स देना चाहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कलेक्टर टू एमिटर होना पड़ेगा या एमिटर टू कलेक्टर? मैंने अभी देखा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में मिलता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एमिटर टू कलेक्टर स्विच ऑन कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर सेटअप होगा बिल्कुल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑपोजिट फोर्स मिल जाएगा, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अंदर ही अंदर कलेक्टर से एमिटर तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन हो जाए। उसके लिए कलेक्टर को आप बताइए कितना, कौन से पोलरिटी में रखना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप मेरी बात समझ गए ना? मैं इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स राइट एक फोर्स देना चाह रहा हूं। आई वांट द फोर्स टू बी टुवर्ड्स राइट। अगर फोर्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर टुवर्ड्स राइट चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेफ्ट की तरह होना पड़ेगा? मतलब क्या ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल होना पड़ेगा, ये वाला नेगेटिव? अब आप बताओ बैटरी कैसे कनेक्ट करना चाहिए? मुझे कलेक्टर प्लेट को एक पॉजिटिव पोटेंशियल में रखना चाहिए एंड एमिटर को एक नेगेटिव पोटेंशियल में रखना चाहिए, जो कि पॉइंट नंबर 3 का पार्ट ए है। एक बार फिर से आपका मेंटल सीक्वेंस यहाँ पे बनाना बहुत जरूरी है। देखिए एज अ टीचर तो मैं पढ़ा दूंगा, फिर आपका मेंटल सीक्वेंस रेडी नहीं हुआ तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। सुनिए, एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी सेम है? बिल्कुल नहीं, जैसे कि आपका पेरेंट्स एंड आपका स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही कलेक्टर तक पहुंचेंगे? नहीं। आई वॉन्ट all the electrons to still reach the collector. For that purpose, कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल में रखना पड़ेगा एंड एमिटर को नेगेटिव पोटेंशियल में रखना पड़ेगा। इसके वजह से मैंने बैटरी जो V वोल्टेज में बैटरी से दूंगा वो मैंने ऐसे रखा। आप ऐसे सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, अगर कलेक्टर तक पहुंचना चाहते तो कलेक्टर को पॉजिटिव तो बनाना पड़ेगा ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से समझ नहीं आता। ठीक है, सो इफ द कलेक्टर प्लेट इज मेंटेन्ड एट अ, कितने पोटेंशियल में मेंटेन करूं कलेक्टर प्लेट को, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई अ फोर्स ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल में रख लिया विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। कौन से डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई अ फोर्स ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड, आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड को बढ़ाएगा या कम करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है उसका डायरेक्शन क्या है? कलेक्टर टू एमिटर या एमिटर टू कलेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज कलेक्टर टू एमिटर, बट फोर्स का डायरेक्शन क्या है? फोर्स का डायरेक्शन इज एमिटर टू कलेक्टर। अगर फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है वो क्या होगा? टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा। So electric field will apply a force on the photoelectrons and accelerate them to the collector. The applied potential difference, तो जिस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक एक्सीलरेट करते करते आ रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है? उस पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बोला जाता है। ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, तो मैंने जिस स्टोरी फॉर्मेट में आपको फील कराया उससे आपको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया। सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव सेम स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, सो नॉट ऑल ऑफ देम कैन रीच द कलेक्टर। नाउ आई वांट ऑल ऑफ देम टू रीच द कलेक्टर। सो बताइए, कलेक्टर इज मेंटेन्ड एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द एमिटर, बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई अ फोर्स एंड क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सीलरेट देम टू द कलेक्टर। एंड अब मैं देख रहा हूं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले पहुंच नहीं पा रहे थे, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहले पहुंच नहीं पा रहे थे, तो आफ्टर एमिशन तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलना चाहिए, अब वो कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं। इसको बोला जाता है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। इन द सेम वे अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है, बट भैया आप इतने बुरे क्यों हो?
आप इलेक्ट्रॉन्स को क्यों रोकना चाहते हो? हमें तो करंट चाहिए, बट मैं बस इसका रिवर्स इफेक्ट स्टडी करना चाह रहा हूँ। जैसा कि मतलब मैं क्या स्टडी कराना चाह रहा हूँ कि इधर पोटेंशियल डिफरेंस को वैरी करके मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट भी करा सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन्स को रोक भी सकता हूँ। तो क्या फोटो करंट, आप खुद बताइए, मैंने आपको बताया ही नहीं। देखिए टीचर्स की क्या गलती है ना, टीचर्स मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, बाकी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स डायरेक्टली बता देते हैं कि फोटो करंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट कैसे वही फील नहीं करा पाते। मैंने आपको फील कराया, अगर मैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दूं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंचेंगे, हमें ज्यादा करंट मिलेगा। अब इसका उल्टा इफेक्ट भी तो एक बार स्टडी कर लेते हैं। इफ वी विश, अगर अपनी इच्छा हो, टू फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मुझे जितने भी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनका काइनेटिक एनर्जी तो सब अलग अलग है, बट मैक्सिमम वाला अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन है तुम में से जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूंगा? अगर मुझे आपके क्लास में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है ये पता करना है, कैसे करूंगा? उसके साथ फाइट करके। मैं सबको बोलूंगा कि यार तुम मेरे साथ फाइट करो, तो फाइट, अगर मैं सबके साथ फाइट कर रहा हूं एंड फाइट करते हुए जिसके साथ फाइट करने में मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आए, सबसे ज्यादा तकलीफ आए, क्या वही स्ट्रॉन्गेस्ट है? फाइट का एग्जांपल नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है फिजिक्स में, तो क्या करूंगा? सबके साथ फिजिक्स में कंपटीशन करूंगा। जब मैं सबके साथ फिजिक्स में कंपटीशन कर रहा हूं, एक स्टूडेंट आया मेरे साथ, बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं आता, तो वो उतना ज्यादा फिजिक्स में अच्छा नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत टफ कंपटीशन दिया क्योंकि उसने जो डाउट्स पूछे वो मैं भी एज अ टीचर बता नहीं पाया, तो क्या वो एक बहुत ही अच्छा है? क्या उसका फिजिक्स का नॉलेज सबसे ज्यादा है? तो अगर मैं चाहता हूं कि कौन से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? उनको रोकने की कोशिश करूंगा। इलेक्ट्रॉन्स तुम मेरे तरफ आ रहे हो, मैं रोकने की कोशिश करूंगा, एंड जिस इलेक्ट्रॉन को रोकने में मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी स्पेंड करना पड़े, क्या उसी का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है? मैं देखना चाहता हूं किसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, जिसको रोकने में सबसे ज्यादा वर्क करना पड़े, सबसे ज्यादा एनर्जी स्पेंड करना पड़े। सो इफ यू विश टू फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देन वी मस्ट अप्लाई। पहली बात, अगर मुझे इनको रोकना है तो कलेक्टर को क्या करना है? कलेक्टर को तो मुझे नेगेटिव पोटेंशियल में रखना है, एंड एमिटर को मुझे पॉजिटिव पोटेंशियल, तो यहाँ पोलैरिटी ये ऐसा होना चाहिए। तो ये तो डायग्राम समझ में आ गया। सो वी मस्ट अप्लाई अ डैश पोटेंशियल। अब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल लगाएंगे या रिटार्डिंग पोटेंशियल? अब तो मैं रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाऊंगा एंड कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। पर्पस क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। कैसा पोटेंशियल लगाऊंगा? रिटार्डिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करूंगा, एंड सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वाला रोकने के लिए क्या वर्क चाहिए। सो सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो इधर ही आके रुक गया, ये दूसरा वाला सेकंड वाला इतना तक आके रुक गया, एंड ये बस यहाँ पे रुक गया। तो कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन सबसे एनर्जेटिक है? सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले को रोकने के लिए मुझे सबसे ज्यादा क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। मैंने इसको नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया। अब नेगेटिव है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह रिपेल होंगे। एम आई क्लियर? नाउ कलेक्टर प्लेट को फिर मुझे क्या रखना है? इफ द कलेक्टर प्लेट इज मेंटेन, कलेक्टर को इज मेंटेन्ड एट अ नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा? अब मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अब इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है हमेशा, एमिटर टू कलेक्टर। देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? कलेक्टर टू एमिटर। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, तो क्या अब फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है? तो क्या अब इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है? सो देन वी मस्ट अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई अ फोर्स ऑन द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड रिटार्ड देम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिटार्ड कर रहा है। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो आई होप मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं एक बार समरी दूंगा। मैं क्या करना चाहता हूं? आप चाहते हो सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंचे, तो आप कैसा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे? एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? कलेक्टर इज मेंटेन्ड एट अ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एमिटर। अगर कलेक्टर को पॉजिटिव, एमिटर को नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगे? इलेक्ट्रिक फील्ड खुद कलेक्टर टू एमिटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो कलेक्टर से एमिटर है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है
उसका डायरेक्शन एमिटर से कलेक्टर है। प्लीज दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करना। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स ऑपोजिट टू फील्ड लगता है। फील्ड का डायरेक्शन क्या है? फील्ड का डायरेक्शन क्या है? कलेक्टर टू एमिटर। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? एमिटर टू कलेक्टर। समझ में आया? इस सिचुएशन में फील्ड का डायरेक्शन ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, एमिटर टू कलेक्टर। फोर्स का क्या है? कलेक्टर टू एमिटर। सो दिस इज एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, दिस इज रिटार्डिंग पोटेंशियल। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। अब एक छोटा सा नोट पॉइंट देखते हैं। इससे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। हमने ये देखा था, आप भी इस सेटअप को देख के देख सकते हो। यहाँ पे जो कलेक्टर प्लेट है वो नेगेटिव पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू एमिटर। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये कलेक्टर प्लेट कंटिन्यूअसली फोर्स लगा के रिटार्ड कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ तो नहीं जाएगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि सबसे जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। मान लेते हैं कि यही जो इलेक्ट्रॉन है यही मोस्ट एनर्जेटिक है, यही मोस्ट एनर्जेटिक है। इनिशियली इसका स्पीड इज v, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये थोड़ा भी अपने स्पीड की वजह से कलेक्टर की तरफ जा रहा होगा, कलेक्टर तो कंटिन्यूअसली को रिपेल कर रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0, एंड यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। एंड स्टॉप हो गया क्योंकि अभी भी फोर्स इधर ही लग रहा है, तो इट विल रिटर्न बैक। So I want to calculate what is the energy required to stop it. Okay. So how much electric force is acting on this? Electric force यहाँ से अगर देखें, electric force acting on the electron is E times of E. यही है formula from electrostatics Q into E. Electron का charge E है. Okay. What is the work done by electric force? Work done by electric force. Electric force से constant force है E into E. इसका वर्क डन कितना आ जाएगा? एफ एस कॉस थीटा यूजिंग फॉर्मूला। फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? ई इंटू ई। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। ऑलराइट, सो डिस्प्लेसमेंट इज डी। अब फोर्स किधर लग रहा है? टुवर्ड्स राइट, सो टुवर्ड्स लेफ्ट ई इंटू ई। एंड डिस्प्लेसमेंट किधर है? टुवर्ड्स राइट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। सो दिस इज cos 180 डिग्री। So I think it's coming out to be minus EED. अब एक बात बताइए, what is E into D? E into D हमें पता है electric field is potential difference upon distance between the plates. So potential difference is E into D. So E into D is the applied potential difference, that is V in this case. So I think this is minus EV. So this is the work done by electric force. All right. Now, can I say from class 11 we have something called work energy theorem. बहुत सिंपल है, अगर आपको नहीं पता, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ किस फोर्स पे वर्क किया? इलेक्ट्रिक फोर्स। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में हम माइनस ई वी लगाएंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या फाइनली इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ रहा है? 0। माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या यही मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन है? तो इनिशियली इसके पास जो एनर्जी होगा वही सबसे ज्यादा होगा। के मैक्स लिखते हैं इसको। सो आई थिंक माइनस ई वी इज 0 माइनस के मैक्स, तो दैट इज जस्ट माइनस के मैक्स। तो देखिए माइनस ने माइनस को मार दिया, यहां से मुझे मिला के मैक्स इज ई वी। अब इसको ऐसे मत याद रखिए, मैं बोल रहा हूं कैसे याद रखना है। क्या एक पर्टिकुलर पोटेंशियल की वजह से, सुनना, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल हमने लगाया। कैसा पोटेंशियल था? कैसा पोटेंशियल था? रिटार्डिंग पोटेंशियल था। फील करना, एक पर्टिकुलर रिटार्डिंग पोटेंशियल हमने लगाया, जिस रिटार्डिंग पोटेंशियल ने मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल इवन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप। So that value of retarding potential is known as stopping potential. And stopping potential को मैं इस चैप्टर में VS से डिनोट करूंगा। NCERT में V नॉट से डिनोट किया है। VS is for stopping। तो हर जगह जो V है, V को मैं VS लिख रहा हूं। So VS, so maximum kinetic energy of photo electron का एक फॉर्मूला आ गया, that is E charge of one electron, E तो कांस्टेंट है, into VS। So अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बोलूं, सो क्या है? ये E इंटू VS है। दिस इज इन द यूनिट जूल। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में निकालना है तो किसी भी क्वांटिटी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे E से डिवाइड करना पड़ता है ना।
क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 to the power minus 9 जूल। सो अगर मुझे जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इतने वैल्यू से, दिस इज ई, दिस वैल्यू इज ई, इससे डिवाइड करना है, सो ई कट जाएगा, सो के मैक्स इज इक्वल टू वी एस बी। आप सोच सकते हो किसी किसी बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा रहेगा, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, बट अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कौन से यूनिट में आएगा, जूल, एंड अगर आप ये यूज कर रहे हो तो कौन से में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे फील करना कि जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा, क्या उसको स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल भी उतना ज्यादा। एंड मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या समझाया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक रिटार्डिंग पोटेंशियल है, बट क्या हर एक रिटार्डिंग पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते नहीं। सुनिए, रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे। बट भैया आपने तो बोला सिर्फ मैक्सिमम एनर्जी वाला रुकेगा। अरे एक बात बताओ, अगर मैक्सिमम एनर्जी वाला ही रुक गया तो क्या उसके पहले वाले सब रुक गए। आपके फैमिली मेंबर जो दिल्ली पहुंचे थे, आप अगर सबसे नटखट जो है, सबसे एनर्जेटिक जो है आपका छोटा भाई, अगर वही बोल रहा है यार आज तो टायर्ड लग रहा है, तो आपके मम्मी पापा आपको तो टायर्ड लग ही रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन देने जा रहे हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। कर लिया? मैं मिटा रहा हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन देने जा रहे हैं, स्पेस थोड़ा कम है, कि द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल, एक ऐसा वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल फॉर विच फोटो करंट स्टॉप्स। फोटो करंट रुक गया मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेस, दैट इज फोटो करंट स्टॉप्स। सुनना, फोटो करंट स्टॉप हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप नहीं हुआ। फोटो करंट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो करंट मतलब सारे जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एमिट हो गए उसका कलेक्टर तक पहुंचना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना। स्टॉपिंग पोटेंशियल में कौन सा रुक जाएगा, बहुत एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कुछ लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक गया। अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, एमिटर से अभी भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे बट कलेक्टर तक पहुंच नहीं पा रहे। अरे आपका फैमिली अभी भी दिल्ली जा रहा है बट दिल्ली जाके उस दिन सिर्फ आराम से रेस्ट ले रहा है, इधर उधर घूमने नहीं जा रहा है। सो द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल फॉर विच फोटो करंट स्टॉप्स, दैट इज none of the emitted photoelectrons, none of the emitted photoelectrons reach the collector. Feel आ गया? The value of retarding potential for which photocurrent stops is known as stopping potential, stopping या cut off, स्टॉपिंग बोलते हैं या कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं या वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, बट प्लीज कीप इन माइंड, ये भी मिटा रहा हूं, प्लीज कीप इन माइंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डजंट स्टॉप। कीप इन माइंड कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट स्टॉप। एक ऐसा वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल जिसके वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए वो कलेक्टर तक नहीं पहुंचेगा। मोस्ट एनर्जेटिक वाला भी रुक जाएगा तो उसके पहले वाले सब रुक जाएंगे। द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल फॉर विच व्हाट स्टॉप्स, फोटो करंट स्टॉप्स। फोटो करंट का रुकना मतलब दिल्ली पहुंचना बट पार्टी करने ना जाना। इलेक्ट्रॉन्स एमिट तो हो रहे हैं बट कलेक्टर तक पहुंच नहीं रहे। आई होप आपको ये नोट पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। पहले इतना समझ लीजिए, इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। चलिए अब फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ग्राफ एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ये ग्राफ समझने में स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होगा, ऑल्दो मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, तो आप वीडियो के एंड तक वेट करना, जहां पे मैं ग्राफ्स को बहुत ही डिटेल में फिर से एक बार फील कराऊंगा। तब आपको बिल्कुल 100% गारंटी है समझ में आ जाएगा। अभी आप मेरे साथ साथ एंजॉय करते हुए चीज को देखिए। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑन फोटो करंट। अब
मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन से फैक्टर्स को आप वेरी कर सकते हो, इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स एंड फ्रीक्वेंसी। जब मैंने इंटेंसिटी को वेरी किया था, कौन से दो फैक्टर्स कांस्टेंट थे, पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी। एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट और फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। आज मैं कौन से फैक्टर को वेरी करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स को वेरी करूंगा। तो आज कौन से फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आज बिल्कुल फिक्स्ड रहेंगे। चलो ये बात तो डिस्कस हो गया। एंड यहां पे मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, इस ग्राफ को मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ठीक है। वाई एक्सिस जो है ना, वाई एक्सिस में मैं लूंगा फोटो करंट एंड एक्स एक्सिस में लूंगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब ये जो ओरिजिन है ये मेरा जीरो पोटेंशियल है, दिस इज जीरो पोटेंशियल। अब राइट की तरफ अगर मैं जाऊं, अगर मैं पोटेंशियल कुछ 1 वोल्ट, कुछ 2 वोल्ट, कुछ 3 वोल्ट ऐसे लूं, तो ऐसे पोटेंशियल्स को, मतलब जहां पे कलेक्टर पॉजिटिव है, एमिटर नेगेटिव है, मतलब टुवर्ड्स राइट अगर पोटेंशियल्स देखूं, क्या इसको मैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बोल सकता हूं? बिल्कुल। एंड अगर मैं कुछ लेफ्ट की तरह देखूं, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे -1 रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, तो ऐसे अगर मैं टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करूं तो वी हैव रिटार्डिंग पोटेंशियल, ठीक है। एंड इसमें विल हैव फोटो करंट 1, 2, 3 एम्पियर एंड सो ऑन। ऑलराइट, अब एक बार सेटअप देखते हैं एंड अच्छे से एक एक पॉइंट फील करते हुए समझते हैं। जो जो मैं फील कर रहा हूं वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक बात बताओ, जब पोटेंशियल जीरो है, जब पोटेंशियल जीरो है, मतलब प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, अभी मैंने कोई बैटरी भी कनेक्ट नहीं किया है, अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, जीरो है। तब फोटो करंट भी कितना है, फोटो करंट ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। अब फोटो करंट कितना है, आप बोलेंगे भैया फोटो करंट भी जीरो है। बिल्कुल गलत, एक मिसकंसेप्शन है भैया। मिसकंसेप्शन कैसे हो सकता है आप बताओ? ओहम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज आई इंटू आर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट को तो जीरो होना ही पड़ेगा। बेटा ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर अ मेटालिक कंडक्टर। क्या मेटालिक कंडक्टर में कंडक्शन की बात हो रही है? अरे मेटालिक कंडक्टर में तो जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओगे तब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट नहीं होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल। उसके वजह से करंट नहीं आएगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। क्या ये एक मेटालिक कंडक्टर है तो ओहम्स लॉ क्यों अप्लाई कर रहे हो आप? बहुत लोगों को ये दिक्कत आता है। अरे जब मैं कोई बैटरी भी कनेक्ट नहीं करूंगा ना, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं दूंगा, इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी खुद की एनर्जी नहीं है? मैंने तो बताया था, ऑल द एमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव देयर ओन काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड। एंड वो अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है। क्या भैया सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो कलेक्टर तक पहुंच सकते हैं ना। जब तक हमने कोई बैटरी भी कनेक्ट नहीं किया तो कुछ करंट तो मिल सकता है ना। तो ये फर्स्ट फील है, इधर लिख रहा हूं। even when potential difference between plates, even when potential difference between the plates is zero, that is no battery connected, that is no battery is connected, we get some photo current, still हमें कुछ ना कुछ फोटो करंट तो मिलेगा। प्लीज पॉइंट वाइज समझिए, टेक्स्ट बुक्स में लिखा नहीं रहेगा। We'll still get some photo current because electrons reach collector, because electrons reach collector using their own kinetic energy, because some electrons reach collector using their own kinetic energy। तो ये बात फिक्स हो गई कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट जीरो है तब क्या करंट भी जीरो? ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा क्या? ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होगा, तब हमें कुछ ना कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट फिर भी मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ग्राफ स्टार्ट हुआ यहां से, इसको ज्वाइन करके अच्छा कर देते, मान लेते ग्राफ कुछ स्टार्ट हुआ यहां से। सो जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट जीरो है तब भी हमें कुछ करंट मिला। अब देखेंगे अगर एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल देंगे तो क्या होगा। अगर आप एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल दोगे तो फोटो करंट के साथ क्या होगा? जितना ज्यादा आप एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल दोगे, जितना ज्यादा आप एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल दोगे, इसको जितना ज्यादा पॉजिटिव करोगे, क्या इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा खींचे चले आएंगे? क्या इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा खींचे चले आएंगे? हाँ।
तो क्या अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा तो क्या फोटो करंट भी ज्यादा मिलेगा? बिल्कुल। बट मैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, क्या फोटो करंट भी बढ़ते चला जाएगा बढ़ते चला जाएगा बढ़ते चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर ऐसे क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में मान लेते हैं कि सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। जब मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया था तब एक ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाया, तो कुछ ना कुछ फोटो करंट मिला। अब मैंने क्या किया कि कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव कर दिया। अब कलेक्टर प्लेट को जितना ज्यादा पॉजिटिव करूंगा उतने इलेक्ट्रॉन्स भागे चले जाएंगे। 1 पहुंच गया, 2 पहुंच गया, 3, 4, 5। जैसे ही पांचों के 5 पहुंच गए, क्या करंट मैक्सिमम हो गया? क्या करंट मैक्सिमम हो गया? बट और भी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। नहीं, देखो हमने इंटेंसिटी तो फिक्स कर दिया ना, और इलेक्ट्रॉन्स तो फिलहाल नहीं निकल रहे, बिकॉज इंटेंसिटी इज फिक्स्ड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कुछ ही तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जिससे 5 निकले। जितना ज्यादा एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दोगे फोटो करंट बढ़ेगा, बट जब सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे कलेक्टर तक, तब फोटो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। उसी इंटेंसिटी की लाइट के लिए और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने से हमें और ज्यादा फोटो करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस इंटेंसिटी में, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी में कुछ पर्टिकुलर फोटॉन्स आके गिरेंगे। इंटेंसिटी फिक्स कर दी। अगर इंटेंसिटी फिक्स है, सुनो ना, इधर फील करो। अगर आपने इंटेंसिटी फिक्स कर दी, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स जो प्लेट्स में इंसिडेंट हो रहे हैं, क्या वो फिक्स होगी? यस। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं, क्या वो फिक्स्ड होगी? सो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही एमिट होंगे। एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही एमिट होंगे। फॉर अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी, कहा लिखूं? फॉर अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, fixed number of electron will be emitted। फील करके याद रखना। अब मैं क्या देखना चाहता हूं, अगर मैंने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज किया, मतलब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज किया, तो फोटो करंट के साथ क्या होगा? तो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को अगर इंक्रीज किया तो फोटो करंट इंक्रीज तो होगा, बट इंक्रीज करके एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करके कांस्टेंट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर इंटेंसिटी I1। इतना समझ में आ गया? सिर्फ राइट पार्ट, तो एनसीईआरटी में तो कुछ ग्राफ गिवन है, वो भूल जाओ, सिर्फ मैंने राइट पार्ट किया है। तो ये जो राइट पार्ट किया है, इसी को यहाँ पे लिख रहा हूं। कैसे? क्या क्या फिक्स रखना है हमें? इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो लिख रहा हूं ऐसे, कीपिंग इंटेंसिटी एंड frequency of incident light fixed, keeping intensity and frequency of incident light fixed। फोटो करंट बताओ, फोटो करंट क्या होगा? एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? फोटो करंट इंक्रीजेस with increase in accelerating potential। फोटो करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। बट क्या बढ़ता ही चला जाएगा? नहीं। अंटिल अ स्टेज इज रीच्ड। कब तक इंक्रीज होगा? जब सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। अंटिल अ स्टेज इज रीच्ड where all emitted electrons reach the collector। तो अगर आप एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज कराओगे, फोटो करंट भी इंक्रीज होगा, बट कब तक इंक्रीज होगा? जब तक सारे एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में पहुंच गए। क्या भैया एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि इंटेंसिटी हमने फिक्स कर दी। समझो, टाइम लगेगा थोड़ा, मेरे साथ रुके रहना, ठीक है? तो जब सारे एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच गए, तो क्या करंट मैक्सिमम हो गया? बिल्कुल, करंट मैक्सिमम हो गया।
इस मैक्सिमम करंट को बोला जाता है सैचुरेशन करंट। अब लिखने जा रहे हैं, इतना लिख लिया, इधर साइड मिटा रहा हूं, ये साइड मिटा रहा हूं। सो अंटिल ऑल द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच द कलेक्टर एट दिस स्टेज, अब इधर से लिख रहा हूं, एट दिस स्टेज में करंट becomes maximum known as saturation current. At this stage current becomes maximum known as saturation current and doesn't increase further for same इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। प्लीज इतना नोट करो, बात को अच्छे से समझो, मैं यहां पे वेट कर रहा हूं। 2 पॉइंट्स क्या बताए, जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जीरो है, कुछ बैटरी कनेक्ट नहीं किया, करंट जीरो है क्या? बिल्कुल नहीं। ओम्स लॉ मेटेलिक कंडक्टर के लिए इसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। जब पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स जीरो है तब भी हमें कुछ ना कुछ करंट मिलेगा। अब अगर मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करूंगा तो फोटो करंट इंक्रीज होगा, बट जब सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे तो फोटो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। ये आई एक इंटेंसिटी है, फॉर दिस इंटेंसिटी 1 लिख रहा हूं, ठीक है। आई से इंटेंसिटी को डिनोट करो, करंट को नहीं, ऑलराइट, फॉर दिस फिक्स्ड इंटेंसिटी, ठीक है। बट अगर अब मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, अगर आप इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखोगे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखोगे, तो ये ग्राफ आएगा। दिस ग्राफ इज फॉर इंटेंसिटी I1। नाउ इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, तो फिर अब ज्यादा फोटॉन्स आके गिरेंगे तो कुछ और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे एंड अब फोटो करंट बढ़ सकता है। प्लीज बात को समझो, ये वाला पॉइंट को समझो। अगर इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया एंड अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो फोटो करंट बढ़ेगा। बट क्या बढ़ता ही चला जाएगा? नहीं, बढ़ के कांस्टेंट हो जाएगा। अब मुझे और करंट चाहिए। ये करंट कितना आ गया? मान लेते ये कुछ यहां था, ये तो मैक्सिमम है, ये कुछ 5 एम्पियर से बढ़ के कुछ 6 एम्पियर हो गया। अब मुझे 8 एम्पियर चाहिए, तो ग्राफ को थोड़ा ऊपर से शुरू होना पड़ेगा। अब ये जो सेकंड ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ये किसी और दूसरे इंटेंसिटी के लिए है। अगर नाउ इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, देन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। सो अगेन इन द सेम फैशन, दिस इज फॉर सम इंटेंसिटी I2। ये सेकंड ग्राफ ही स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। प्लीज ये सेकंड ग्राफ किसी दूसरे इंटेंसिटी के लिए, इतना ये रीड करो। अगर इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया, तो दिस ग्राफ इज फॉर अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी I1। जब तक इंटेंसिटी फिक्स है तो करंट थोड़ा सा बढ़ के कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आपको फिर से और ज्यादा करंट चाहिए, ये करंट तो इतना सा है, अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। नाउ इफ यू increase intensity, photo current will increase. Photo current will increase. So this is for a दूसरा intensity I2. Again, for a different intensity I3. So are these 3 graphs the same for same intensity for different intensity? देखो, इंटेंसिटी I1 के लिए फोटो करंट इतना सा, I2 के लिए फोटो करंट इतना सा, तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो करंट। राइट पार्ट ऑफ द ग्राफ एक्सप्लेन हो गया। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं। राइट पार्ट ऑफ द ग्राफ एक्सप्लेन हो गया, कर लिया नोट। अब देखना, अगर मैं अब रिटार्डिंग पोटेंशियल के रिस्पेक्ट से सोचूं, अगर मैं रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, अगर मैं रिटार्डिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगा, क्या फोटो करंट कम होगा? कम होते होते क्या एक ऐसा वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल आएगा जिसमें फोटो करंट जीरो हो जाएगा? फोटो करंट जीरो मतलब मान लेते यहां पे कोई वैल्यू है रिटार्डिंग पोटेंशियल का, उसको मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहा हूं -Vs। अगर मैं रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो करंट घटते जीरो हो गया, घटते जीरो हो गया, घटते जीरो हो गया। भैया ये सारे ग्राफ्स का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, तो सब सेम रिटार्डिंग पोटेंशियल के लिए क्यों रुके, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्यों रुके?
एक बात याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने देखा कि के मैक्स इज ई इंटू वी एस। तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड फोटॉन्स का काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सो क्योंकि इस ग्राफ में इंटेंसिटी अलग अलग है बट फ्रीक्वेंसी सेम है, इसके लिए सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर बाद दूंगा, पहले आप इतना सा ग्राफ नोट कर लो। भैया हमें ये समझ में नहीं आया तो सुनो, जब जीरो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ ना कुछ करंट है, जैसे ही एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दोगे करंट थोड़ा भर के कांस्टेंट, थोड़ा भर के कांस्टेंट, ये एक अलग इंटेंसिटी, एक अलग इंटेंसिटी, एक अलग इंटेंसिटी। रिटार्डिंग पोटेंशियल दोगे तो घटते 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 जीरो होगा। तीनों इंटेंसिटी के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल में ही फोटो करंट जीरो क्यों हुआ? क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, प्लीज पहले इतना हाथ जोड़ के, ये पे हाथ जोड़ रहा हूं मैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतना नोट डाउन कर लो। मैं लास्ट में इस ग्राफ को फिर से लेके फील करा दूंगा। मैं लास्ट में ऑलरेडी क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट कर दूंगा एंड मैं बोलूंगा रीड करके बताओ। रीडिंग ऑफ ग्राफ से मैं आपको ये फील कराऊंगा। जैसे आप एक ग्राफ को रीड करोगे ना, आपको फील हो जाएगा। उसके पहले मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे सारे फैक्टर्स बता सकते हो, ठीक है? हड़बड़ी नहीं है किसी चीज की, नोट डाउन कर लो, आगे देखेंगे। चलिए अब लास्ट 5th एंड 6th पॉइंट देखते हैं। आपको लग रहा होगा भैया आपने तो एक ग्राफ स्किप कर दिया, जो दूसरा वाला ग्राफ है वो मैंने स्किप नहीं किया, एक हेडिंग लूंगा अलग से, चिंता क्यों करते हो ग्राफ्स का, वहां पे बताऊंगा। अब एक नोट पॉइंट फिर से, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चीजें किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये है रिलेशन जो हमने डिराइव किया था, के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ई इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल होगा तो के मैक्स भी डबल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ट्रिपल होगा तो के मैक्स भी ट्रिपल होगा। आपस में तो ये डिपेंड करते हैं, बट ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? दे ओनली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा ट्रिक दूंगा, सारे चीजें ऐसे याद हो जाएंगे कि आप चाह के भी भूल नहीं पाओगे। बस पॉइंट नोट कर लो, इसके बाद याद करा दूंगा। एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। भैया याद क्यों करा रहे हो? समझाओ तो समझा भी सकता हूं। जितना हाई एनर्जेटिक फोटोन आके गिरेगा, ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन आके गिरा तो एमिट तो करा दिया एंड ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर किया। तो अगर हाई एनर्जेटिक फोटोन आके गिरा तो जो इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो गए वो भी ज्यादा हाई एनर्जेटिक होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा एंड उसको रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिए होगा। अच्छा, 5th पॉइंट, विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। भैया इतना भारी शब्द, विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, क्या बोलना चाह रहा है? देयर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं है किसके बीच में? बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस। मतलब एमिटर प्लेट में जैसे ही आके रेडिएशन गिरा, इंस्टैन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे, कोई टाइम लैग नहीं है। बट भैया टेक्स्ट बुक में तो एक टाइम लैग लिखा रहता है, टाइम लैग आता है ऑलमोस्ट 10⁻⁹ सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 10⁻⁹ सेकेंड्स एक टाइम लैग आता है। तो आप क्यों बोल रहे हो नो टाइम लैग? गौर करो मैंने क्या बोला, मैंने नो टाइम लैग नहीं बोला, मैंने बोला विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी देयर इज नो टाइम लैग। मतलब टाइम लैग तो है बट इतना सा टाइम लैग है। अगर आप एक्यूरेसी के हिसाब से देखो एंड इस टाइम लैग को इग्नोर भी कर दो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी का मतलब अगर आप इस टाइम छोटे से टाइम लैग को इग्नोर भी कर दो तो भी एक्सपेरिमेंट के जो प्रिसिशन है एक्यूरेसी में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। 6th पॉइंट ज्यादा बुक्स में लिखा नहीं रहता बट आपको पता होना चाहिए कि जितने भी फोटॉन्स आके गिरे, ये जरूरी नहीं है कि सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराएं, सारे फोटॉन्स लायक फोटॉन्स है ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 5% फोटॉन्स ही लायक है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराने के लिए, बाकी सारे फोटॉन्स नालायक है। वो क्या हो जाते हैं? दे गेट एब्सॉर्ब्ड बाय द मेटल। Only 5%, approximately 5% of total incident photons are responsible for photoelectric emission। मतलब भैया 100 फोटॉन्स को मैंने इंसिडेंट कराए, उसका एनर्जी भी बराबर था, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन करा सकता था बट निकला ही नालायक कामचोर, उसने फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कराया नहीं। क्या हुआ? मिडल से एब्जॉर्ब हो गया।
भैया मेटल से एब्जॉर्ब क्यों हुआ, ऐसा मेटल के साथ क्या हुआ, क्यों एब्जॉर्ब हो गया। जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 1 में ही बोला है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट स्टडी कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हो क्या हुआ फोटोन एंड मैटर का इंटरेक्शन, उसके इक्वेशंस, तो आपको हायर क्लासेस में जाना पड़ेगा एंड सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा। सो ओनली 5% ऑफ टोटल इंसिडेंट फोटॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, रेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय द मेटल। सो ये 6 पॉइंट्स है एंड हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे आपको सारे फैक्टर्स, क्या ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, इंटेंसिटी फोटो करंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इतने आसानी से दिमाग में फिट हो जाएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए यहां से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। पहले इतना नोट कर लो। चलिए अब एक ट्रिक देखते हैं टू रिमेंबर द फैक्टर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ट्रिक का नाम है एमआर स्टार फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एमआर सर एक बहुत ही अच्छे टीचर है फॉर जेई एंड नीट, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स है। मैंने उनसे ये ट्रिक सीखा है, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ। सर क्या बोलते हैं, यहाँ पे सर इंटेंसिटी वाले चीजें लिस्ट करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी वाली चीजें लिस्ट करते हैं। एंड सर बोलते हैं कि देखो इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करोगे, जैसा मैंने भी आपको बोला, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इंक्रीज हो जाएंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा। एंड फोटो करंट भी क्या है, नंबर ऑफ emitted photoelectrons. So sir says that if intensity increases, if intensity increases, the number of photons that are incident on the surface increases, number of electrons emitted increases, and अगर ज्यादा electrons emit हुए तो आप सोचो ना, number of electrons per unit time हो, खुद को तो क्या बोला जाता है, photo current. So sir says that intensity is related to number. Can I say intensity is related to number? Now frequency, if frequency increases then energy of one photon increases. energy of one photon क्या होता है, energy of one photon is h into nu, h constant। एक फोटोन का एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। अगर एक फोटोन का एनर्जी इंक्रीज हो जाता है तो वो फोटोन जब इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, क्या उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। एंड अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, k max is e into vs। इसमें कौन सी खास बात है, खास बात फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू एनर्जी। अब इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू नंबर, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू एनर्जी। अब सर क्या बोलते हैं, अगर नंबर बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा, अगर नंबर कम होगा तो नंबर कम होगा। ये सारे फैक्टर्स क्या है, नंबर है। अगर नंबर इंक्रीज होगा मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, मतलब नंबर इंक्रीज होगा। आपको बस एक चीज याद रखना है, इंटेंसिटी नंबर, अगर नंबर बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा, नंबर कम होगा तो नंबर कम होगा। अगर एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, इंटेंसिटी मतलब नंबर, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, एनर्जी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो दी एंड एनर्जी बढ़ेगा तो क्या नंबर बढ़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्या नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। सो दिस वर्सेस दिस, नंबर इन सारी चीजों को अफेक्ट करता है, एनर्जी इन सारी चीजों को अफेक्ट करता है। अब मैं आपसे एक क्विज पूछता हूं, on increasing intensity what will happen to number of electrons emitted। जैसे ये क्वेश्चन पूछा बोर्ड में, इंटेंसिटी इज नंबर, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो मतलब नंबर इंक्रीजेस, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इंक्रीजेस। अब ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी व्हाट हैपेंस टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। मन में सोचो, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी व्हाट हैपेंस टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे इंटेंसिटी मतलब नंबर, अगर नंबर बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एनर्जी, एनर्जी बढ़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एम आई क्लियर, ठीक है। आपको पता है ना, पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल इज रिलेटेड टू एनर्जी। ओके। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी व्हाट हैपेंस टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अरे इंटेंसिटी नंबर है, ये एनर्जी है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूं, तो व्हाट विल हैपन टू फोटो करंट। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूं तो व्हाट विल हैपन टू फोटो करंट। फ्रीक्वेंसी एक एनर्जी है, अगर एनर्जी बढ़ेगा तो क्या फोटो करंट जो एक नंबर है वो बढ़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। सो इन सारे चीजों से आप चीजों को रिलेट करके देख सकते हो। अब इसके बाद इसको अच्छे से नोट कर लो, इंटेंसिटी एक नंबर है, फ्रीक्वेंसी एक एनर्जी है। एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगी तो नंबर बढ़ेगी, नंबर घटेगी तो नंबर घटेगी, एनर्जी घटेगी तो एनर्जी घटेगी।
इतना अगर आपको फील आ गया, इसके ऊपर एक छोटा सा क्विज लेते हो, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, उससे सब कुछ फिक्स हो जाएगा। ये आप एक चार्ट बना के आइदर वॉल पे चिपका सकते हो या इसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करके दिमाग में फिट कर सकते हो। देखते हैं, चलो एक छोटा सा क्विज देख लेते हैं इस एमा स्टार के ऊपर। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, इंटेंसिटी मतलब नंबर, अगर नंबर इंक्रीजेस देन स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एनर्जी, अगर नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या एनर्जी इंक्रीज करेगा? बिल्कुल फॉल्स। चलो, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, अगर एनर्जी इंक्रीज कर रहा है देन फोटो करंट, फोटो करंट क्या है? करंट, एनई/टी नंबर है, अगर एनर्जी इंक्रीज करेगा तो क्या नंबर इंक्रीज करेगा? फॉल्स। चलो, इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इंटेंसिटी एक नंबर है, अगर नंबर इंक्रीज कर रहा है देन फोटो करंट, फोटो करंट भी क्या है? नंबर है, अगर नंबर इंक्रीज कर रहा है तो क्या नंबर इंक्रीज करेगा? ट्रू। चलो, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है? एनर्जी है, डिक्रीज कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी है, बिल्कुल ट्रू। अच्छा, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इंटेंसिटी एक नंबर है, देन टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स रिमेन्स द सेम। आप बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी तो नंबर है, नंबर इंक्रीज करने से एनर्जी तो इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, बट बी केयरफुल, ये टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, एंड जैसे कि आपको पता है टोटल एनर्जी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो प्लीज बी केयरफुल, अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे देन नंबर ऑफ फोटॉन्स तो इंक्रीज हो गए एंड टोटल एनर्जी में नंबर भी है, इसलिए रिमेन सेम नहीं हो पाएगा। भैया आपने तो बोला था कि नंबर एनर्जी रिलेटेड नहीं है, बट टोटल एनर्जी एक एक्सेप्शनल केस है, टोटल एनर्जी में तो नंबर भी आ जाता है, इतना कॉमन सेंस सिर्फ टोटल एनर्जी के लिए यूज करना पड़ेगा, बोर्ड में कभी नहीं पूछता, बस एक पॉइंट बता दिया। सो आपने यहां से देखा कि अगर मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज कराया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेगा, इसलिए टोटल एनर्जी तो इंक्रीज करेगा, बट एनर्जी ऑफ वन फोटॉन विल स्टिल रिमेन द सेम। ठीक है, आई होप आपको ये फील अच्छे से आ गया। अब टॉपिक नंबर 9 देखते हैं। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर होने से पहले साइंटिस्ट्स लाइट को क्या मानते थे कि लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट जैसा कि मैंने चैप्टर का नाम में ही बताया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, लाइट ऑल्सो हैज डुअल नेचर, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। बट साइंटिस्ट के मन में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था एंड आपस में डिबेट्स था कि लाइट को एक पार्टिकल मानना चाहिए या वेव मानना चाहिए। एंड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिफोर 1900, wave nature of light was accepted, because wave nature of light, as you might have read in wave optics, can explain a lot of phenomena like reflection, refraction, interference, diffraction। wave nature से बहुत ही अच्छे से explain हो सकते हैं, but photo electric effect cannot be explained by wave nature of light। एंड जब वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि काफी सक्सेसफुल थ्योरी है, सपोर्टेड बाय क्रिश्चियन हाइजेंस थ्योरी, तो वेव नेचर ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा ब्लंडर कर दिया। एंड वो 3 ब्लंडर्स क्या है उसी के बारे में हम रीड करना चाहते हैं। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो 6 ऑब्जर्वेशंस आए उसमें से 3 मेजर ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू इंटेंसिटी, रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटेड टू टाइम लैग, इसको जब वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने गए तो सारा रिजल्ट उल्टा आ गया। तो कैसे समझना है इसको अच्छे से देखना। चलिए कैसे देखना, ये जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखा है हर जगह पे, उसके बाद पैरा चेंज करके मैंने कुछ लिखा है, दोनों को देखना। जो फर्स्ट लाइन है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन, कि हमने ऑब्जर्व क्या किया एंड वेव थ्योरी ने क्या बताया एंड गलत क्यों है वेव थ्योरी। हमने ऑब्जर्व क्या किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वेव थ्योरी कैसे फेलियर है। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व क्या किया एंड वेव थ्योरी कैसे फेलियर है। जैसा मैंने बोर्ड में लिखा है, अगर एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आए एज इट इज छाप देना, फुल मार्क्स आ जाएगा, बट समझ के हुए छापना। ओके, फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आपने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। एक बार ट्रिक से भी चेक कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू एनर्जी, इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू नंबर। क्या एनर्जी नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, however, if light is considered as an electromagnetic wave, EM wave, अगर हम लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माने, तो अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाए, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज।
भैया ये वाला पॉइंट तो समझ में नहीं आया, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फॉर एनी वेव, लाइट वेव और साउंड वेव, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन देखेंगे ना फ्रॉम द चैप्टर ईएम वेव, तो उसका इक्वेशन सम E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे तो कुछ आएगा। एंड ये जो ई नॉट है ना, इसी को एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दूं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ईएम वेव चैप्टर से बस ये एज इट इज यूज कर रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है बस मेरे साथ साथ बोलते हुए चलो। However, if light is considered as an electromagnetic wave, लाइट को तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं हम, मतलब वेव थ्योरी, तो वेव थ्योरी बता रहा है देखिए लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, which in turn, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया, which in turn would accelerate the electrons and increase its kinetic energy. This contradicts the experimental result. देखिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। देखिए कोई भी थ्योरी तब तक ही सही है जब तक वो कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूवन रिजल्ट को इनवैलिड नहीं करता। अगर कोई एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड रिजल्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दे थ्योरी, तो थ्योरी को इमीडिएटली हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। बट वेव थ्योरी पूरी गलत नहीं है, ये बस वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये लाइट का ही डुअल नेचर है। लाइट खुद ही बहरूपिया है, कभी कभी लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, कभी कभी लाइट वेव नेचर शो करता है, एंड वेव नेचर मान के आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट है। बट वेव थ्योरी क्या बोल रहा है? अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए, मेरे साथ साथ बोलना, अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए, क्या इंक्रीज होगा? एम्पलीट्यूड मत बोलना, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, which in turn would accelerate the electron and increase its kinetic energy. So वेव थ्योरी बता रहा है इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज होना चाहिए, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस इज द फेलियर। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन, हमने क्या ऑब्जर्व किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन आके गिरा उसका फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। डे 1 से मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन is greater than or equal to a minimum value of frequency known as threshold frequency. But according to wave theory, threshold frequency नाम का कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। वेव थ्योरी तो बता रहा है कि इंटेंसिटी ही मेन फैक्टर है, ज्यादा इंटेंस लाइट डालोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होना ही पड़ेगा। देखो वेव थ्योरी क्या बोल रहे हैं, वेव थ्योरी क्या बोल रहे हैं। However, but if light is considered an electromagnetic wave, then due to continuous nature of wave, वेव थ्योरी बता रहे हैं भाई वेव तो एक कंटिन्यूअस है ना, वेव तो कंटिन्यूअस है, ये तेरा मेटल है, वेव तो कंटिन्यूअसली आके एक मेटल सरफेस के ऊपर गिर रहा है। देन अगर आप एक सफिशिएंटली इंटेंस बीम लोगे, एक सफिशिएंट इंटेंसिटी का बीम लोगे, एकदम हुलुलु बीम लोगे तब तो कुछ नहीं होगा। एक सफिशिएंटली इंटेंस बीम लोगे एंड सफिशिएंट टाइम के लिए इंसिडेंट करोगे, तब तो रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। वेव थ्योरी बोल रहा है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा लाट साहब है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एनर्जी चाहिए ना। मैं एक सफिशिएंटली इंटेंस बीम ले लूंगा एंड सफिशिएंट टाइम के लिए 5 घंटे के लिए एक बीम इंसिडेंट करा के छोड़ दिया, तब भी क्या रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए? बट क्या है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई एनर्जी डिपेंडेंट, टोटल एनर्जी के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, वो तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेव थ्योरी ये समझ नहीं पा रहा था कि फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो सिर्फ तब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है। वेव थ्योरी इसको समझा नहीं पा रहा था। वेव थ्योरी वाज नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ threshold frequency. Am I clear? According to wave theory, a sufficiently intense beam for sufficient time should be able to impart the required energy for photoelectric effect. The third problem is, thus according to wave theory, photoelectric emission should depend on intensity. Second point ही चल रहा है। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए एंड नॉट ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट।
जैसा मैंने लिखा है अच्छे से समझा के लास्ट में बोल देना कि वेव थ्योरी जो बोल रहा है उससे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इसलिए वो ट्रू नहीं मान सकते। थर्ड प्रोसेस हमने क्या देखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, बट अगर हम वेव थ्योरी को सच मान लें, इफ लाइट इज कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी होता है वो ना उसके वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन सा वेव फ्रंट? बैकवर्ड या फॉरवर्ड? हमेशा एडवांसिंग वेव फ्रंट। मैं एक वेव हूं, मैं सामने प्रोपागेट कर रहा हूं, तो मेरा जो एडवांसिंग, मेरा जो सामने, इफ लाइट इज कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन एनर्जी इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एडवांसिंग वेव फ्रंट। ये जो लाइन है मन में फिक्स हो जाना चाहिए। वेव फ्रंट का कंसेप्ट आपको वेव ऑप्टिक्स से याद होगा। मेरा थोड़ा यहाँ पे रिब में पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। सो एनीवेज कंप्लीट करेंगे आज। However, if light is considered as an electromagnetic wave, then its energy is evenly distributed across its advancing wavefront. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी है वो उसके एडवांसिंग वेव फ्रंट, सामने वाले वेव फ्रंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा समझो, अगर ये आपका सरफेस है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके गिर रहा है, तो ये उसका एक वेव फ्रंट है, दूसरा वेव फ्रंट, एक दूसरा वेव फ्रंट, एक दूसरा वेव फ्रंट, तो जो आगे वाले एडवांसिंग वेव फ्रंट में, सामने वाले वेव फ्रंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। And एक particular electron को, each electron can gain only a small amount of energy in a given time। इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होने वाला है, तो पहला वाला वेवफ्रंट जैसे आया तो थोड़ा सा एनर्जी मिला, दूसरा वाला वेवफ्रंट आया थोड़ा सा एनर्जी, तीसरा वाला थोड़ा सा एनर्जी, चौथा वाला। अब ये एक वेवफ्रंट के बाद दूसरा वेवफ्रंट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी एक फाइनाइट टाइम तो लगना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर वेवफ्रंट से थोड़ा सा एनर्जी ले सकता है। Thus, a finite time should be required for photoelectric effect. According to wave theory, जो टोटल एनर्जी है वो वन लंप में इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है क्या? पूरा जो लाइट का एनर्जी है एक लंप में ही लाइट को मिल गया। वेव थ्योरी तो बता रहा नहीं एक लंप में तो नहीं मिलेगा। ये आइंस्टाइन ने लेटर ऑन बनाया कि फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को एक लंप में एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन था। ये जितने भी पॉइंट्स वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसको आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला। सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, सारा एनर्जी एडवांसिंग वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूट है। एक पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा सा ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम लगना चाहिए फोटोइलेक्ट्रिक मशीन के लिए, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए अभी सुबह 5 बज रहे, मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होना चाहिए, रिविजन बहुत प्रॉपर चलना चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल से प्रिपेयर कर रहे हो, आपका पढ़ाई हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। नोट कर लो। नाउ लेट्स लुक एट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी है उसको सक्सेसफुली आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, for which he also got a Nobel Prize. And let's see, according to Einstein, photoelectric effect is a result of interaction between two particles. आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ना दो पार्टिकल्स के बीच में 1-to-1 मैच है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा, ये आइडिया मैंने बहुत पहले फर्स्ट वीडियो में दे दिया था। एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। सो इट्स अ 1-to-1 इंटरैक्शन, किसके बीच में? फोटोन के बीच में एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। वन फोटोन ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी इन वन लंप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, एंड और भी इंपॉर्टेंट बात, एक ही लंप में करेगा, एक ही गो में करेगा, मतलब एकदम इंस्टेंटली। एक फोटोन आया, पूरा एनर्जी वन लंप में, कोई टाइम ही नहीं लगेगा एनर्जी ट्रांसफर करने में। जैसे वेव थ्योरी में बोला था एडवांसिंग वेव फ्रंट, तो फाइनाइट टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करने में। देखो ये वन लंप यूज करके उसने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया। दो पार्टिकल है, फोटोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, हटाक से पूरा एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। सो वन फोटोन, एक फोटोन ट्रांसफर्स इज एनर्जी इन वन लंप टू वन इलेक्ट्रॉन। सो फोटोइलेक्ट्रिक मशीन इज अ 1-to-1 इंटरैक्शन। फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरैक्शन। फोटोन एनर्जी लेके आया, एनर्जी लेके आया। क्या एक फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा? नहीं, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। क्या फोटोन टाइम लगाएगा या वन लंप में एनर्जी देगा? एकदम 0 to 100 वन लंप में हो जाएगा। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन आया, जो एनर्जी लेके आया, वो दो पार्ट में यूज हुआ। एक तो ओवरकमिंग द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, कुछ ना कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में चाहिए। हर एक मेटल के पास एक वर्क फंक्शन होता है जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है
फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए। अगर वर्क फंक्शन ओवरकम हो गया, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके फोटोन एनर्जी लेके आया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई कैन यूज द आइंस्टाइंस फेमस इक्वेशन। बस क्या किया, एनर्जी कंजर्व किया कि जो टोटल एनर्जी ऑफ मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन है, दैट इज used in two parts, overcoming the work function of metal phi naught plus the remaining part is the maximum kinetic energy of photoelectron। अच्छा, अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन का एनर्जी है एंड वर्क फंक्शन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बाकी पूरा पार्ट काइनेटिक में जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ पार्ट इसमें से सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही काइनेटिक में गए, मतलब 6 दिया, 2 तो वर्क फंक्शन, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एंड बाकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ऐसे तो हो सकता है। तो पूरा इक्वेशन तो ऐसा होना चाहिए, पूरा इक्वेशन तो ऐसा होना चाहिए कि जितना एनर्जी सप्लाई किया, थोड़ा सा वर्क फंक्शन को ओवरकम किया, बाकी थोड़ा सा काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, कुछ कोलिजन्स में वेस्ट हो गया, कुछ कोलिजन में वेस्ट हो गया। बट प्लीज याद रखना, आइंस्टाइन ने जब इक्वेशन दिया था तब कोई वेस्टेज नहीं माना था, ऐसा माना था कि पूरा एफिशिएंट प्रोसेस है, कुछ भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। इसलिए क्या ये काइनेटिक एनर्जी है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, के मैक्स लिखेंगे, मतलब के मैक्स का मतलब कितना है कि जितना एनर्जी दोगे सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में यूज होगा, वर्क फंक्शन ओवरकम करने में एंड रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा, मतलब नो वेस्टेज। दिस वाज आइंस्टाइन्स असम्पशन। ठीक है, तो हम भी जो इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज फाई नॉट प्लस के मैक्स। ऑलराइट, के मैक्स क्यों लिखा, क्योंकि हमने कोई वेस्टेज अज्यूम नहीं किया, जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही चला जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज माय इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, मैं आपको कुछ फॉर्म्स दिखा दूँ यहाँ पे। चलिए, आप एनर्जी ऑफ वन फोटोन को क्या लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। अगर मैं फॉर्म आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिखाना चाहता हूँ तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ऐसा आएगा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन को लिख सकते हैं h इंटू न्यू एंड वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, h न्यू नॉट, रिकॉल कीजिए, प्लस के मैक्स। क्या यहां से के मैक्स कितना आ गया, यहां से के मैक्स आ गया h न्यू माइनस h न्यू नॉट। सो के मैक्स कितना आ गया, के मैक्स को हम लिख सकते हैं h न्यू माइनस न्यू नॉट। क्या ये रटना है क्या भैया, हमें नहीं, यही रटना है, इसको ऐसे ऑब्टेन किया जा सकता है। अब कुछ फॉर्मूला अगर आप लैम्डा के टर्म्स में चाहते हो तो क्या एनर्जी ऑफ वन फोटोन को हम एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं एंड वर्क फंक्शन को एच सी अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, प्लस के मैक्स। के यहाँ से हम के मैक्स को लैम्डा के टर्म्स में एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। अरे इस टर्म को इधर लेके गए, एच सी को कॉमन ले लिया, कैसे ला सकते हैं, बिल्कुल। और क्या क्या लिख सकते हैं, और क्या क्या लिख सकते हैं। अच्छा, इस एनर्जी को एच न्यू लिख लिया, इसको एच न्यू नॉट लिख लिया, इन दोनों को चेंज करके के मैक्स को हम लोग 2 चीज लिख सकते हैं। एक तो के मैक्स इज ई इंटू वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में भी ला सकते हैं हम लोग, इजंट इट, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में ला सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग जैसे अगर के मैक्स को अगर सब्जेक्ट करें तो ये कितना आएगा, ई माइनस फाइव, ई माइनस फाइव नॉट, फाइव नॉट को इधर लेके गया। अब के मैक्स को क्या लिख सकते हैं, ई इंटू वी एस इज ई माइनस फाइव नॉट, ऐसे सोच सकते हो, या फिर और कैसे सोच सकते हैं। ऑलराइट, ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग एनर्जी ऑफ वन फोटोन को एच न्यू लिखते हैं, फाइव नॉट को फाइव नॉट ही रखते हैं, क्योंकि हमने फाइव नॉट के चेंजेस यहाँ पे दिखा दिए। फाइव नॉट को एच न्यू नॉट एंड एच सी वाई लैम्डा नॉट लिखते हैं, फाइव नॉट को फाइव नॉट ही रखते हैं एंड इसको रखते हैं ई वी एस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब फाइव नॉट को अगर इधर लेके आ जाओ, एच न्यू माइनस फाइव नॉट इज ई वी एस। क्या यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक रिलेशन ला सकते हैं, ई इधर डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज एच बाई ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव नॉट बाई ई। ऐसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सारे ग्राफ्स अपने सिलेबस में है, इसको प्लॉट करेंगे। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, लास्ट एक और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि के मैक्स को आप ऐसे भी सोच सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब वी मैक्स का स्क्वायर। सिर्फ के मैक्स का मैंने बताया, ये पुट करके भी आप कुछ चेंजेस ला सकते हो। सो
बहुत सारे फॉर्म्स टेक्स्ट बुक्स में गिवन रहते हैं। ये सारे जितने भी फॉर्म्स हैं इसके ग्राफ्स हम प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ्स को प्लॉट करना मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, एक डेडिकेटेड लेक्चर ले लेंगे इन प्लॉटिंग ग्राफ्स। अभी के लिए तो आप ये सारे रिलेशंस को एकदम अच्छे से फील करके नोट कर लो। एंड अब अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अब टॉपिक नंबर 11 देखते हैं, आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, बताइए इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, इंटेंसिटी एक नंबर है, तो डिपेंड तो नहीं करना चाहिए। बट वेव थ्योरी क्या बता रहा था? अगर लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माने तो काइनेटिक एनर्जी तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी कोई मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जरूरत ही नहीं है। अगर सफिशिएंटली इंटेंस बीम हो तो लाइट को इजेक्ट हो जाना चाहिए, वो एक और प्रॉब्लम था। एंड तीसरा प्रॉब्लम है टाइम लैग का प्रॉब्लम। हमने ये एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया, मेरे सामने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही लाइट आके मेटल सरफेस में गिरेगा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। बट वेव थ्योरी क्या बोल रहा था कि एक फाइनाइट टाइम चाहिए। सो ये तीन प्रॉब्लम्स काफी सारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे थे कि हम लाइट को वेव मान के ऐसा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे, गलती कहाँ हो रही है उन्हें समझ में नहीं आ रहा। सो आइंस्टाइन ने आई थिंक इन द ईयर 1907 आफ्टर द बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, देखिए 1905 इज द ईयर जब क्वांटम मैकेनिक्स एक न्यू ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की फिजिक्स की बात की गई बाय द साइंटिस्ट मैक्स प्लांक। 1905 के पहले साइंटिस्ट को यह लगता था ना कि हमने फिजिक्स में ऑलमोस्ट सारे लॉज डिस्कवर कर लिए हैं, अब फिजिक्स में और कुछ डिस्कवर करने में कुछ बचा नहीं है। बट 1905 में जब मैक्स प्लांक ने यह बोला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक डोमेन में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आपके क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटनियन फिजिक्स ओबे नहीं करते, तो वो कौन से लॉज ओबे करते हैं? वही लॉज क्वांटम मैकेनिक्स में गिवन थे। तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला था। उस रिसर्च पेपर को रीड करने के बाद सारे जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस है, मतलब जो जो साइंटिस्ट को किसी किसी पर्टिकुलर फील्ड में डाउट आ रहा था, जैसे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, मैं एटम्स चैप्टर में भी समझाऊंगा। रदरफोर्ड की ना एक्चुअली कोई गलती नहीं थी। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल वो अपने हिसाब से तो सही दे रहा था, बिकॉज रदरफोर्ड ने क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कवर होने से पहले की बात की। जो रदरफोर्ड का डायरेक्ट स्टूडेंट है नील्स बोर ने, हम ऐसा सोचते हैं, टेक्स्ट बुक्स में लिखा रहता है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल गलत था एंड नील्स बोर ने उसे करेक्ट किया था। बट इन रियलिटी नील्स बोर वाज अ रिसर्च कैंडिडेट अंडर रदरफोर्ड, इज अ डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। एंड नील्स बोर ने क्या किया था, सिर्फ अपने टीचर के मॉडल के ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करके करेक्ट कर लिया था। सो एक्चुअली इट वाज नॉट रदरफोर्ड्स फॉल्ट। रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट किया था उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का, तब तक क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कवर नहीं हुआ था। एंड एट द टाइम ऑफ नील्स बोर आफ्टर 1905 क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कवर हो गया था। एंड वही क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स यूज करके उसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ऊपर कुछ करेक्शंस किया था। हालांकि उसके खुद के मॉडल में कुछ ना कुछ इनकरेक्ट था जो आगे जाके फिर से करेक्ट हुआ। एनीवेज, सो व्हाट आई वांट टू से इज आइंस्टाइन रेड मैक्स प्लांक्स रिसर्च पेपर, उसे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पता चला। एंड इसके बाद उन्होंने ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 3 ऑब्जर्वेशंस है उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इंटेंसिटी क्या बोला उन्होंने? ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज कर दो तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट आर स्ट्राइकिंग द प्लेट विल इंक्रीज। बट आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होगा। इंटेंसिटी एक नंबर है, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर इंक्रीज होगा। बट क्या एक फोटॉन का एनर्जी इंक्रीज होगा? नहीं, एक फोटॉन का एनर्जी तो सेम ही रहेगा। बात समझो, अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो जितने फोटॉन्स आके प्लेट में स्ट्राइक कर रहे हैं मीटर प्लेट में, वो तो इंक्रीज हो जाएंगे। बट एक फोटॉन का, एक सिंगल फोटॉन का एनर्जी तो अभी भी सेम रहेगा, क्योंकि एक सिंगल फोटॉन का एनर्जी तो, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज h into nu which depends upon frequency. So if you increase the intensity, number of photons falling increases, but energy of one photon remains the same. अब आप बताइए आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो एक 1-to-1 इंटरेक्शन है। एक फोटॉन अपना एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पाएगा
इन वन लंप एंड कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा, मतलब फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा, जो आगे जाके मैं फिर से बताऊंगा। सो क्या बोला है, सिंस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज अ वन टू वन इंटरेक्शन, दस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने यह बोला कि अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ जाएंगे, बट एक फोटोन का एनर्जी अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि एक फोटोन का एनर्जी इंक्रीज नहीं हुआ तो ये फोटोन जब आके इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी को ये इंक्रीज नहीं करेगा। दिस इज द पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, बट आइंस्टाइन ने क्या बोला कि देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब आइंस्टाइन ने नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन ने क्या बोला, एक कम से कम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, हाउस एवर लार्ज द इंटेंसिटीज। आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया? पहली बात, आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां से क्या आता है, के मैक्स क्या आता है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ये ध्यान रखना। अच्छा, आइंस्टाइन ने फ्रीक्वेंसी वाले प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने बोला, देखिए हमें पता है, वी ऑलरेडी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी, या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलो, एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन जीरो। ही मीन्स टू से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन शुड बी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी एनर्जी है, सो काइनेटिक एनर्जी को तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में व्हाट इज के मैक्स? के मैक्स इज ई माइनस फाइ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, क्या मैं एनर्जी ऑफ फोटोन को h इंटू न्यू बोल सकता हूँ, एंड क्या मैं वर्क फंक्शन को h न्यू नॉट बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? अब ये वाला नेगेटिव टर्म अगर राइट साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो h न्यू शुड बी ग्रेटर देन h न्यू नॉट, h बोथ साइड से कट जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन शुड बी ग्रेटर देन अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए आइंस्टाइन ने अपना आइंस्टाइन्स इक्वेशन यूज करके, आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो प्रोसेस है वो यूज करके आइंस्टाइन ने ये बताया कि हर एक इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए वो तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड h न्यू माइनस h न्यू नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट मींस आइंस्टाइन हैज मैथमेटिकली प्रूव्ड दैट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अ थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। यही तो पॉइंट है जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वेव थ्योरी ये समझ नहीं पा रहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रोसेस कैसे है, एंड ये मैंने ऑलरेडी कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में बताया है। आज मैंने इसको आइंस्टाइन्स इक्वेशन से मैथमेटिकली शो किया है। दिस शोज दैट जो इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है, जो इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ प्रॉब्लम फॉर टाइम लैग, बहुत ही सिंपली आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। इलास्टिक कोलिजन क्यों? जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स में भी ये बोला था कि जब फोटोन आके इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा या फोटोन आके मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, मैटर मतलब मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते, तो ये प्रोसेस एक इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व्ड रहेंगे, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स may or may not be conserved, ये भी मैंने बोला था। सो आइंस्टाइन ने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज अ रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन व्हिच इन्वॉल्व्स, एंड इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन वन लंप, एक लंप में एकदम 0 to 100 एकदम डायरेक्ट हो जाएगा, rather than a continuous transfer of energy। देखिए जिन्होंने लाइट को वेव माना है, जिन्होंने लाइट को वेव माना है, उनके अकॉर्डिंग तो जब लाइट आके मिडल सरफेस में स्ट्राइक करेगा, क्या एनर्जी कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब क्या एनर्जी वन शॉट में, वन लंप में ट्रांसफर होगा, या स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होगा? वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो वेव एक कंटिन्यूअस नेचर है वेव का, तो पहला वाला वेव फ्रंट आएगा थोड़ा एनर्जी मिलेगा, दूसरा वाला वेव फ्रंट आएगा थोड़ा एनर्जी मिलेगा। इसके लिए एक फाइनाइट टाइम चाहिए, बट एक्सपेरिमेंट्स आर टेलिंग मी कि फाइनाइट टाइम तो नहीं, इंस्टेंटेनियसली होना चाहिए। वही आइंस्टाइन कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? आइंस्टाइन बोला हाँ बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली होना चाहिए, क्योंकि जब वो फोटोन आके इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तब वो अपना एनर्जी एक तो कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा, वन लंप में, वन शॉट में ट्रांसफर कर दिया, इसकी वजह से कोई टाइम लैग नहीं आएगा। सो दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स। आई होप आपका एक मेंटल सीक्वेंस रेडी हो गया होगा। पहली बात,
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऑब्जर्वेशन में यह पाया गया कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जब वेव थ्योरी से पूछा गया एक्सप्लेन करो, वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आइंस्टाइन ने ऐसे एक्सप्लेन किया। पॉइंट नंबर 2, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेशन में यह पाया गया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 3 इज टाइम लैग प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेशन में ऐसा पाया गया कि टाइम लैग नहीं आना चाहिए, इंस्टेंटेनियस होना चाहिए। वेव थ्योरी बोल रहा है नहीं इंस्टेंटेनियस नहीं, फाइनाइट टाइम चाहिए। आइंस्टाइन उसको बोल रहा है कि नहीं, जो ऑब्जर्वेशन आया वो करेक्ट है। तो ये तीनों फैक्टर्स कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस, मेन ऑब्जर्वेशंस, ऑल मैंने 6 ऑब्जर्वेशंस बताए, उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बस अच्छा 5% फोटॉन्स वो सब बाद में भी आप मतलब और भी हायर स्टडीज करके देख सकते हो। बट ये है 3 मेन ऑब्जर्वेशंस जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखे हैं, आपको यही पूछा जाएगा। एंड ये थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एक तो आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन, एंड एक तो ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए टॉपिक नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक में है, एंड दिस इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस या फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब तक हमने डुअल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन बहुत अच्छे से समझ लिया। एंड जैसा कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, जस्ट लाइक लाइट इवन मैटर हैज डुअल नेचर। एंड जो आइडिया आपको थोड़ा बहुत अजीब लगा होगा, भैया मैटर मतलब तो मास एंड मास मतलब पार्टिकल्स, तो मैटर का तो सिर्फ पार्टिकल नेचर है क्या भैया? मैटर का वेव नेचर भी है क्या? जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर तो मास है, मैटर है। तो अगर ये मास मूव कर रहा है तो क्या इसके साथ एसोसिएटेड कोई वेव भी है क्या? हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया बाय एन एक्सपेरिमेंट जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, डेविस एंड जर्मस एक्सपेरिमेंट। बट जैसे कि डी ब्रॉगली ने ये प्रपोज किया था, एक साइंटिस्ट है, हमें तो बस क्या देखना है कि उन्होंने क्या प्रपोज किया था एंड क्या एक्सप्रेशंस दिया था, डिटेल में हमें नहीं जाना। सो डुअल नेचर ऑफ मैटर या फिर डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, केमिस्ट्री में भी आपने थोड़ा बहुत रीड किया होगा। डी ब्रॉगली प्रपोज्ड दैट, डी ब्रॉगली ने ऐसा प्रपोज किया कि मैटर हैज डुअल नेचर, दैट मींस इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज वेव, जस्ट लाइक लाइट। लाइट का डुअल नेचर हमने स्टडी कर लिया, इवन मैटर हैज डुअल नेचर। आज के बाद आपको याद रखना है कि मैटर कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ मैटर को कैसे रिलेट किया था? देखिए, पार्टिकल मतलब मास, मास मतलब मोमेंटम, सो मोमेंटम p। अच्छा, वेव नेचर मतलब वेव लेंथ, सो हमें वेव लेंथ एंड मोमेंटम को कैसे ना कैसे लिंक करना है। आपको तो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर को लिंक करना है। मैटर के पास पार्टिकल नेचर भी है, पार्टिकल नेचर मतलब p फॉर पार्टिकल, p फॉर मोमेंटम। वेव नेचर मतलब वेव लेंथ, सो लैम्डा एंड मोमेंटम p को हमें रिलेट करना है। एंड डी ब्रॉगली ने ये प्रपोज किया था, व्हिच वाज लेटर ऑन प्रूव्ड एज ट्रू। अकॉर्डिंग टू हिम एवरी मूविंग पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, किसी भी मूविंग पार्टिकल को आप देख लो, हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। कैसा है, क्यों है भैया? हमें आंखों से तो नहीं दिखता, बट जैसा कि मैंने बताया था कि हायर स्टडीज में आप ये सब परस्यू कर सकते हो विद इट नोन एज मैटर वेव, एंड इट्स वेवलेंथ इज गिवन बाय, सो वेवलेंथ of a matter wave is given by, भैया एक बार मेंटल सीक्वेंस कैसा था? ओके, मैटर हैज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। वी वांट टू लिंक पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, वी वांट टू लिंक मोमेंटम एंड लैम्डा। दिस लैम्डा इज नोन एज वेवलेंथ, और मोर प्रिसाइजली डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। क्या हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एक वेव है? हाँ, उस वेव को क्या बोला जाता है? मैटर वेव। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग होते हैं, मैकेनिकल वेव्स अलग होते हैं, ये मैटर वेव है या फिर ये डी ब्रॉगलीज मैटर वेव है। ठीक है, ऑल राइट। सो वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज h by p। एक और बार रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम एवरी मूविंग पार्टिकल, हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएटेड है? एक वेव एसोसिएटेड है, जिस वेव का वेवलेंथ हम दे सकते हैं h upon p। ठीक है, अब मैंने राइट साइड में कुछ लिखा है एंड लेफ्ट साइड में कुछ लिखा है। ये सारी चीजें आपको क्लास 11 से याद होना चाहिए, मैंने बस रिवीजन के लिए लिखा है। ओके, इन द चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, क्या हमने किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच एक रिलेशन देखा कि P इज √2m के या K इज p²/2m? अगर आपको याद नहीं है, एक सिंपल सा प्रूफ है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। हाँ भैया, हम लोग अग्री करते हैं काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² है, एंड मोमेंटम इज m into v। अगर m into v से अगर वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी कितना आ गया? p/m। इस v को यहां पे पुट कर दे, सो हाफ m p/m का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया सेकंड स्टेप तक? क्या किया? हाफ mv², p = mv।
v निकाला p बाई एम एंड p बाई एम को यहां पे पुट कर दिया, तो p बाई एम का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m ने एक m को मार दिया, तो ऊपर है p स्क्वायर नीचे है 2m, 2m ने साइड चेंज कर लिया तो p स्क्वायर इज 2m के, सो p इज रूट ओवर 2m के। आज के बाद आपके दिमाग में अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का बीच का रिलेशन, तो आपको बिल्कुल बताना आना चाहिए कि मोमेंटम p इज रूट ओवर 2m कैपिटल के। देखिए मैं कुछ टीचर्स काइनेटिक एनर्जी को के ई से डिनोट करते हैं, मैं भी करता हूं, बट जब सिंबल लिखता हूं ना तो फालतू में क्यों दो सिंबल लिखना, बस हम लोग कैपिटल के से डिनोट करेंगे, दिखने में अच्छा लगेगा। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन। और एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कभी आपसे बोलूं एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज बीइंग एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, मतलब सिचुएशन क्या है, एक प्लेट, एक दो प्लेट ले लिया, एक प्लेट को पॉजिटिव कर दिया, एक प्लेट को नेगेटिव कर दिया, एक चार्ज पार्टिकल जो चुपचाप रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसको इस पोटेंशियल डिफरेंस से हमने एक्सेलरेट किया। क्यों एक्सेलरेट होगा, क्या पॉजिटिव से नेगेटिव तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा, यस। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगा देगा, हाँ। क्या इसकी वजह से इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, हमें काइनेटिक एनर्जी गेन्ड निकालना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, फाइनली कितना काइनेटिक एनर्जी ये अक्वायर करेगा ये पता करना है। सो मन में क्या सिचुएशन फिट करेंगे, अ चार्ज पार्टिकल is accelerated by a potential difference. If a charge q is accelerated by a potential difference delta v, then I want to find the final kinetic energy acquired. क्या मैं potential difference को work done per unit charge बोल सकता हूँ, yes. So work done क्या आ गया, q into delta v, q into delta v। देखिए v मत यूज करना, डेल्टा v यूज करना, क्योंकि v से यहाँ पे वेलोसिटी भी मीन हो सकता है। अच्छा, क्या अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज k फाइनल माइनस k इनिशियल। अब इनिशियली अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, वर्क डन कितना है, q डेल्टा v, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड इज q इनटू डेल्टा v। सो अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करो, तो फाइनली वो काइनेटिक एनर्जी कितना गेन करेगा, q इनटू डेल्टा v। अगर ये दोनों पॉइंट्स आपके दिमाग में फिक्स हो गए, तो बस इस फॉर्मूले के हम कुछ और अल्टरनेटिव फॉर्म्स देख लेंगे। ऑलराइट, स्पेस थोड़ा कम है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ऑलराइट, मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लिया, ठीक है, मिटा रहा हूं, ठीक। अब देखना, सो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में जो टॉपिक नंबर 12 है, उसमें हमने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा इज h बाई p। अब इसी फॉर्मूले के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स देखेंगे, बहुत अच्छे से देखना। क्या हमें पता है कि लैम्डा इज h बाई p, यस। क्या मैं p को पहले ऐसे दिखा देता हूं, ओके, लैम्डा को लैम्डा ही रखते हैं, h बाई मोमेंटम। क्या मोमेंटम को मैं मास इनटू वेलोसिटी बोल सकता हूं, बिल्कुल, यस, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ऑलराइट, क्या मैं मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या बोलूंगा, रूट ओवर 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल। एंड फाइनली इसी एक्सप्रेशन को लैम्डा इज h अपॉन रूट ओवर 2m, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को q इनटू डेल्टा v बोल सकता हूं, बिल्कुल। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस। आपको बहुत अच्छे से इसके 3 फॉर्म्स याद होने चाहिए। सिर्फ हमने क्या पुट किया, हमने इन प्लेस ऑफ मोमेंटम एक बार मास इनटू वेलोसिटी पुट किया, इन प्लेस ऑफ मोमेंटम एक बार 2 रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी पुट किया, एंड काइनेटिक एनर्जी को q इनटू डेल्टा v पुट किया। ऑलराइट, अच्छा, अब एक बार प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर्स देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत बार कंफ्यूजन होता है। अगर मैं पूछूं कि वेवलेंथ एंड मोमेंटम कैसे रिलेटेड है, तो देखिए क्योंकि h कांस्टेंट है, because h is constant, Planck's constant, so I can say wavelength is inversely proportional to momentum. Wavelength is always inversely proportional to momentum. ये always true है, always true क्यों है, क्योंकि h constant है। अब यहाँ पे lambda is h upon mv, क्या मास कांस्टेंट है, हाँ, किसी भी स्पीशीज का मास कांस्टेंट है, क्या किसी भी स्पीशीज का प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ऑलराइट, यहां से देखते हैं, यहां से 2 मास तो कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए, क्या लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, बिल्कुल गलत, k नहीं है, रूट है ना, रूट k है ना। अब इसको ऐसे सोचो ना कि लैम्डा इज h अपॉन रूट 2 को अलग लिख लो, रूट मास को अलग लिख लो, रूट काइनेटिक एनर्जी को अलग लिख लो। अब ये कांस्टेंट, रूट 2 कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, तो क्या लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k है,
या फिर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर काइनेटिक एनर्जी है। अरे रूट ओवर काइनेटिक एनर्जी है, तो प्लीज ध्यान रखना। एंड यहां से अगर मैं बोलूं टू कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, अगर चार्ज भी कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का चार्ज तो कांस्टेंट ही है, सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट डेल्टा वी। सो दीज आर द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर्स एंड दीज आर द फॉर्मूलाज, एक बार अच्छे से नोट कर लो। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट स्पीशीज के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकलता है। चलिए अब देखते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर डिफरेंट स्पीशीज। कुछ वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है, वैल्यू पुट करके फाइनल एक्सप्रेशन हमें याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, लैम्डा इज h अपॉन रूट ओवर 2m³ डेल्टा वी। यहाँ पे h का वैल्यू हम पुट करेंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिया, मतलब h पुट कर दिया 2 मास q, सिर्फ डेल्टा वी बच गया। एंड ऑन सॉल्विंग आंसर बहुत ही सिंपल आ गया, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रूट ओवर 150 अपॉन रूट डेल्टा वी, बट यूनिट कौन सा है, आंगस्ट्रॉन्ग में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन रूट 150 अलग हो गया एंड नीचे रूट डेल्टा वी अलग हो गया, एंड रूट 150 को लिखा जा सकता है, रूट 150 को लिखा जा सकता है 12.27 अपॉन डेल्टा वी आंगस्ट्रॉन्ग। ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया, बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हमने इलेक्ट्रॉन के वैल्यूज पुट कर दिए। हमेशा एप्लीकेबल है क्या, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड ये हमें रात के 3:30 बजे भी याद होना चाहिए, बोर्ड में इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। भैया क्या कैलकुलेशंस बहुत टफ आएंगे, नहीं, बोर्ड में क्या बोला है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट किया है, 100 वोल्ट, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ आंगस्ट्रॉन्ग में निकालो। बहुत ही सिंपल है, इसी फॉर्मूले में पुट करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 12.27 अपॉन डेल्टा वी कितना है, 100 आंगस्ट्रॉन्ग। सो रूट 100 कितना आ जाएगा, 10। अगर 10 से डिवाइड करेंगे पॉइंट एक शिफ्ट हो जाएगा, 1.227 आंगस्ट्रॉन्ग। बहुत बार पूछा गया है, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सिमिलरली हम प्रोटॉन के लिए निकाल सकते हैं, यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट इज 0.286 अपॉन डेल्टा वी आंगस्ट्रॉन्ग। और तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का है ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये तो मस्ट याद रखना। प्रोटॉन का अभी तक नहीं पूछा है, ऑप्शनल है, थोड़ा सा याद रह जाए तो अच्छा है, बट इलेक्ट्रॉन का कंपलसरी है। चलिए अब गैस मॉलिक्यूल के लिए निकाल लेते हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लैम्डा इज h अपॉन 2m के रूट ओवर 2m के। अब फॉर गैस मॉलिक्यूल, गैसियस स्टेट से एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल इज 3/2 kb। kb क्या है, याद है क्या, थर्मोडायनेमिक्स से, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, इनटू टेम्परेचर T। तो अगर काइनेटिक, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, इफ आई पुट दिस इन दिस एक्सप्रेशन, तब क्या आ जाता है, लैम्डा इज h अपॉन 2m, k कितना है, 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, 2 ने 2 को मार दिया, तो आई थिंक लैम्डा फॉर गैस मॉलिक्यूल इज कमिंग टू आउट टू बी h अपॉन रूट ओवर 3 kBT। प्लीज बी केयरफुल, बहुत बुक्स में 3kT लिखा रहता है, K से हम काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं, क्या ये kB K है क्या, नहीं, ये kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू आप बुक से देख सकते हो, दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कभी आपको ये डिराइव करने बोले, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैंने दे दिया कि डिराइव द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो दीज आर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। हम लोग अल्फा पार्टिकल के लिए भी निकाल सकते हैं, हम लोग ड्यूट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कुछ वैल्यूज अगर मैं आपको सिर्फ बता देना चाहता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे बता देता हूँ कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल इज 0.101 अपॉन रूट डेल्टा वी आंगस्ट्रॉन्ग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरत है। एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर मैं ड्यूट्रॉन एक पार्टिकल है उसका बता दूं, दैट इज 0.202 अपॉन डेल्टा वी आंगस्ट्रॉन्ग, मतलब अल्फा पार्टिकल का डबल है। क्या वैल्यूज याद रखने हैं, ऑप्शनल है, चाहो तो याद रखो, चाहो तो ना याद रखो, कैसे निकाला, क्या ये कोई प्रूफ है, बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में h मास एंड चार्ज का वैल्यू, हर एक पार्टिकल के लिए मास एंड चार्ज का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, एंड उस हिसाब से मैंने डेल्टा वी के टर्म्स में फॉर्मूला निकाला है। तो आप लोग ये नोट कर लो एंड अच्छे से इसको रिवाइज कर लो।